नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों। कपिल सर की रिसर्च मेथोडोलॉजी क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन कैलकुलेट करेंगे। चूँकि मेजर ऑफ डिस्पर्जन में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जिन्हें हमें कैलकुलेट करना होता है, तो हमें लगा कि इस लेक्चर की जो लेंथ कुछ ज़्यादा होने वाली थी, ड्यूरेशन कुछ ज़्यादा होने वाली थी, तो इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो हम इसमें 2 पार्ट में मेजर ऑफ डिस्पर्जन को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक इसमें कवर करने वाले हैं वो टॉपिक मैं आपको एक साथ बताता हूँ। तो पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे कुछ जैसे हम कैलकुलेट करेंगे रेंज और परसेंटाइल रेंज को कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम लोग मेथड ऑफ लिमिट्स भी बोलते हैं। फिर हमारे पास कुछ एवरेजिंग डेविएशन रहेंगे जिसमें हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे। लेकिन हमने बताया ये पूरे 2 लेक्चर का शेड्यूल है या 2 लेक्चर के एलिमेंट हैं। हम इस लेक्चर में सिर्फ रेंज, परसेंटाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, और सेकंड लेक्चर में मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन आप कैलकुलेट करेंगे। और याद रखें ये स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन आगे के एनालिसिस में बहुत काम आएगा, तो इसको अच्छे से समझ लें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले हम कैलकुलेट करेंगे रेंज, लेकिन रेंज कैलकुलेट करने से पहले हम लोग जान लें कि डिस्पर्जन होता क्या है। एक्चुअली डिस्पर्जन एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है कुछ कमियां टाइप की। ठीक है, तो हम डिस्पर्जन को ऐसे ले सकते हैं, मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। और मैं ये बता दूं कि जितने भी स्टैटिस्टिशियन होते हैं वो सारे के सारे इसी एग्जांपल का इस्तेमाल करते हैं, और ये यूनिवर्सली एग्जांपल है जिसका लोग आप यूज करते हैं। मैं भी आपको वही एग्जांपल दूंगा जिससे आपको चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। मीन डिस्पर्जन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए कि हमारे पास एक नदी है, और नदी 10 मीटर की चौड़ाई है और हर 10 मीटर की हमारे पास डेप्थ है, गहराई है। जैसे पहले मीटर में वो 1 फुट गहरी है, दूसरे मीटर में वो 2 फुट गहरी है, तीसरे मीटर में वो 4 फुट गहरी है, चौथे मीटर में वो 5 फीट गहरी है, और छठवें मीटर में वो 7 फीट गहरी है, आठवें मीटर में वो 4 फुट गहरी है, और इसी तरह 90 मीटर में वो मान लीजिए 9 फीट गहरी है, उसके बाद वो 1 फीट गहरी है आखिरी 10 मीटर में। तो हम लोग उसकी एवरेज निकालते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये एवरेज 4 फीट है, और किसी जो व्यक्ति उसको पार करने का प्रयास कर रहा है उसकी लंबाई 6 फीट है। तो हम यहाँ पर ये ले सकते हैं कि वो बंदा अपनी एवरेज हाइट या अपनी लंबाई से और एवरेज गहराई से यदि वो पार करता है तो वो 4 फीट को आसानी से पार कर जाएगा। लेकिन जब वो 7 फीट गहरे पर जाता है तो वो डूब जाएगा, यानी कि यहाँ पर उसको एवरेज से बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इसी तरह बिजनेस के अंदर यदि हम बहुत सारी चीज़ एवरेज से सॉल्व करते हैं तो हमें कई जगह पर एवरेज वो परफेक्ट सोल्यूशन नहीं दे सकता, और एवरेज से हमको कुछ घाटा हो सकता है। इसलिए हमें यहाँ पर उसके डिस्पर्जन और स्क्यूनेस और कर्टसी की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें डिस्पर्जन हमें एक अच्छा रोल प्ले करता है। अब हम बात करें रेंज की, तो रेंज को हम हिंदी में बोलते हैं विस्तार। विस्तार का मतलब होता है कि उसका फैलाव, उसकी रेंज कहाँ तक है, उसका फैलाव कहाँ तक है। और रेंज कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, यहाँ आप देख सकते हैं। फॉर्मूला रहेगा आपका R बराबर M1 माइनस M0, राइट। और M1 क्या है हम यहाँ पढ़ सकते हैं। M1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू, और दूसरा क्या रिप्रेजेंट करता है, मिनिमम वैल्यू, राइट। तो यानी कि हमें किसी भी डेटा की मैक्सिमम वैल्यू पता हो, उसकी मिनिमम वैल्यू पता हो, तो हम लोग रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं। और यदि हम उसका कोएफिशिएंट पता करना चाहें तो हमें उसका वही चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, क्योंकि M1 माइनस M0, M1 प्लस M0। तो हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम से हम लोग रेंज भी निकाल लेंगे और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी हम लोग निकाल लेंगे। असल में कोएफिशिएंट को हम गुणांक में बोलते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि हम परसेंट में उसका वेरिएशन देख सकते हैं, राइट। तो हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो रेंज को कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास एक सवाल है, हमारे पास दिया नेट प्रॉफिट ऑफ यानी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नेट प्रॉफिट दिया करोड़ रुपए में, ठीक है। और हमको उसका क्या निकालना, रेंज निकालनी, उसका विस्तार निकालना, फैलाव निकालना है। यहाँ हमारे पास ये ईयर है, ये मतलब कोई भी यूज काम का नहीं है। हमारे पास जो डेटा है वो एक्स का ये वाला डेटा है। यहाँ हमको फॉर्मूले में क्या है, M1 और M0 वो करना 95। M0 क्या है, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली 10, वो 100, मैक्सिमम वैल्यू 300, राइट। अब हम रेंज निकाल देंगे।
तो फॉर्मूला में जैसे हम पुट करेंगे 300 माइनस 100 और हमारे पास जो रेंज निकल के आ गई 200 करोड़, यानी कि 200 हमारी रेंज निकल के आ गई। अब इसका कोएफिशिएंट निकालेंगे तो हमारे पास इन्हीं को हम लोग क्या करेंगे m1 माइनस m0 m1 प्लस m0, हमारे पास मिनिमम मैक्सिमम है, हम लोग पुट कर देंगे वैल्यूज यहाँ पर और ऐसे ही हम लोग ये वाली वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे और हम लोग यहाँ माइनस निकाल देंगे उनका डिफरेंस और यहाँ उनका पॉजिटिव दोनों का ऐड कर देंगे। दोनों को माइनस किया तो हमारे पास 200 प्लस किया तो 400 हमारे पास आ गया और जैसे हमने उसको डिवाइड किया तो हमारे पास 0.5 यानी कि 50% जो है उसका क्या रही रेंज रही, ठीक है, यानी कि फैलाव उसका 50% रहा। इसको हम दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं। चलिए हम लोग इसको डिस्क्रीट सीरीज में करते हैं। हमारे पास कुछ साइज, ये मान लीजिए कि ये कुछ जूतों का साइज दिया है और ये उनकी सेल दी हुई है, हमको इनका रेंज देखना है, ठीक है। तो जब भी आप रेंज निकालने की बात करें तो याद रखिएगा डिस्क्रीट सीरीज में जब भी आप रेंज निकालेंगे तो आप फ्रीक्वेंसी को अवॉइड करेंगे। देखिए ये लिखा है ना, टेक अ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू इन साइज, यानी कि हमको सिर्फ एक्स से ही वैल्यू लेनी है मिनिमम और मैक्सिमम की और अवॉइड करनी है हमको फ्रीक्वेंसी। यही आप कॉन्टिन्यूस सीरीज में करेंगे, फ्रीक्वेंसी को अवॉइड करेंगे और मिनिमम मैक्सिमम लेंगे। तो हमारे पास मिनिमम क्या है 3, मैक्सिमम क्या है 13, तो 13 हमारे पास m1 और m0 3, 13 माइनस 3 10, यानी कि हमारा रेंज कितनी निकल गई 10। बहुत आसान। कोएफिशिएंट निकालने के लिए वही करेंगे हम m1 माइनस m0 m1 प्लस m0 और हमारे पास कोएफिशिएंट भी निकल के आ जाएगी। डिफरेंस क्या निकला 10 और इनका ऐड कितना होगा 16 और जैसे हम डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 625 यानी 62.5%, ठीक है, वो हमारी क्या निकल गई रेंज निकल के आई। बहुत आसान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको हम लोग कॉन्टिन्यूस सीरीज में कैलकुलेट कर लेते हैं और देख लेते हैं ये किस तरह से प्रश्न आ सकता है। अगर एग्जाम में आता है तो दूसरे तरह से भी आ सकता है। तो हमारे पास एक रेंज निकालना है डेटा का, ये हमारे पास कौन सा डेटा है इंटरवल वाला कॉलम है, तो इसका मतलब ये है कि कॉन्टिन्यूस डेटा है। कॉन्टिन्यूस डेटा हम फिर से क्या करेंगे अवॉइड कर देंगे फ्रिक्वेंसी को, हम लोग फ्रिक्वेंसी से कुछ लेंगे नहीं। मिनिमम क्या है इसमें 10, मैक्सिमम क्या है इसमें 70। हमारे पास m1 यहाँ पर थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया आपके, ठीक है। तो m1 हमारे पास रहेगा वो रहेगा 70, m0 रहेगा 10, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 70 माइनस 10 यहाँ पर हम करेंगे तो हमारे पास आता है जो इसका रेंज निकल गया तो वो आती है 60, ओके। इसी तरह हम लोग जब इसको कोएफिशिएंट निकालेंगे परसेंट में तो हमारे पास निकलेगी 60 माइनस 80 और डिवाइड करते हैं हमारे पास आ जाएगा 75% या 0.75% रेंज। अब सोचिएगा दूसरे तरह से एग्जाम में कैसे आ सकता है प्रश्न। तो इसमें लिखा है आपकी मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट कीजिएगा जब आपके पास मैक्सिमम वैल्यू 8 दी हुई है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या दिया है 6.6 दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है जो है वो मिनिमम वैल्यू को यहाँ पर निकालना है, आइडेंटिफाई करने की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब देखिए आपका दी हुई है तो आपका रेंज दिया है 0.6, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था कोएफिशिएंट का, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज और m1 माइनस m0 m1 प्लस m0। हमारे पास रेंज की कोएफिशिएंट दी हुई है 0.6 जो है वो रेंज है, तो हमने रेंज की वैल्यू यहाँ पुट की, 80 को हमने मैक्सिमम वैल्यू की जगह पर पुट किया और मिनिमम की जगह पे हम चाहो तो x कर सकते हैं या हम m0 रहने देते, तो m0 ही रहने देंगे, हम लोग x में नहीं जाएंगे। तो हम लोग ये हमने वैल्यू पुट की और आप देख सकते हैं सारी वैल्यू हम पुट कर दी, मैक्सिमम m1 की जगह पर और रेंज किया 0.6। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर हमारे पास जब भी इस तरह तो हम लोग 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई दे देंगे। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 80 का, जैसे इसमें 0.6 से मल्टीप्लाई तो हमारे पास 80 का मल्टीप्लाई हो रहा है 0.6 से, यहाँ m0 का 6 से मल्टीप्लाई करें तो 0.6 m0 ये हमने डायरेक्ट लिख दिया और इसके नीचे 1 था तो 1 का मल्टीप्लाई करें तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब हम 48 प्लस 0.6, ये 48 क्यों आ गया क्योंकि 80 को जब हम 6.6 से मल्टीप्लाई करें तो 48 आता है और ये 6m एज इट इज और ये 80 माइनस m0 एज इट इज। अब क्या होता है जब कुछ नॉन मैथ वाले बच्चे समझ लें कि जब इस तरह वैल्यू आती है तो हम लोग क्या करते हैं जो वैल्यू को एक तरफ ले आते हैं और x की वैल्यू को पूरी वैल्यूज को एक तरफ ले जाते हैं। तो हम जैसे ही ये लेके आते हैं तो उसके साइन जो है ना वो पलट जाते हैं, यानी कि साइन बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं, माइनस की वैल्यू प्लस होती है, प्लस की वैल्यू माइनस हो जाती है। तो हमने क्या किया जैसे हमने यहाँ से m0 आगे लेके आते हैं, ये माइनस का सिंबल इसके आ गया तो m0 जैसे हम आगे लाएंगे तो m का प्लस का हो जाएगा, चाहे वो आगे पीछे कहीं भी हो प्लस का m हो गया तो उसका साइन पलट के प्लस m हो गया। और जब ये 48 पीछे जाते हैं तो
यहाँ पर ये प्लस के साइन है तो जैसे आएंगे तो माइनस के 48 हो जाएंगे, ठीक है। और यही यहाँ पर हो गया, यहाँ पर एक प्लस का साइन गलती से आ गया, इसको आप प्लीज अवॉइड करें, काट दिए, ठीक है। तो अब हमारे पास वैल्यू आई है m0 प्लस 0.6 m0 और 80 माइनस 48। 80 से हम जस्ट 48 को माइनस करें तो 30 हो आता है, और इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये 1 है और ये 0.6 1.6 m हो जाता है ये, ठीक है। और ये 32। अब जैसे इसको करेंगे, नॉन मैथ वाले बच्चे समझ लें कि जब इसमें 1.6 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इसमें जाते ही डिवाइड हो जाता है पीछे, तो m1 को हम यहाँ लेंगे, 1.6 का मल्टीप्लाई दे देंगे, और 1.6 का मल्टीप्लाई देते ही जैसे यहाँ का हम लोग दशमलव को हटाते हैं तो यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम यहाँ पर करेंगे 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा। तो हम चाहे तो उसको यूं ही काट सकते हैं, तो ये अपने वही किया है 10 का, और ये 16 से ये गया 2 और ये हो गया 10 का मल्टीप्लाई 2 से 20, तो हमारे पास 20 निकल के आ गया, राइट। ओके, तो इस तरह से हम लोग मिनिमम वैल्यू भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम लोग अभी किस में जाएंगे, क्वार्टाइल डिवीजन को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ओह सॉरी, मैंने परसेंटाइल को कैलकुलेट करना भूल गए थे, हम परसेंटाइल भी इसमें कैलकुलेट करेंगे। तो परसेंटाइल को हम लोग कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो परसेंटाइल का रेंज का फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं, वो क्या है, P90 माइनस P10। ओके, हमारे पास P90 और P10 हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, और उन दोनों के डिफरेंस निकालते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटाइल रेंज आ जाएगी, राइट। तो यहाँ हमको क्या है, पहली कंडीशन P90 निकालना और P10 निकालना है, और उसका हम लोग परसेंटाइल रेंज निकाल लेंगे। तो P90 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा P90 निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ हमको परसेंटाइल क्या निकालना है, कैलकुलेट करना P90। और जब हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा है कि P90 कैसे निकालते हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके हमारे पहले लेक्चर को देख लें, और फिर मैं एक ब्रॉड में आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ कि कैसे निकाला हमने ये। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं L1, यहाँ पर हमारे पास L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 और ये हर एक में फ्रिक्वेंसी दी हुई है, लेकिन हमको कौन सी रीड करनी है, रीडेबल कौन सी है वो पता करना है। तो हम लोग सब P10 यानी कि सबसे पहले हम P10 निकालेंगे, इसको बोलते हैं परसेंटाइल नंबर, और P10 निकालने के लिए हम लोग करते हैं 10 मल्टीप्लाई नंबर डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो हमारे पास 10 नंबर को हम लोग लेते हैं, और इसका जो टोटल फ्रिक्वेंसी है 60 है, इसका क्यूमुलेटिव भी हमने बना लिया, ये भी हमको पता है कैसे बनाते हैं। और हमने जैसे डिवाइड किया तो हमारे पास आता है कितना, 6 निकल के आती है, यानी कि 6 जो है वो आपकी परसेंटाइल है, 6 के अंदर आपका परसेंटाइल आती है। अब देखिए 6 किसके अंदर आता है, 6 वैल्यू किसके अंदर आती है, इसमें नहीं आती 6 वैल्यू, 6 इसके अंदर आती है, यानी कि हमारी 40 नंबर उसके अंदर हमारी 6 आती है। तो अब 6 के सामने वाली सारी वैल्यू को हम लोग हाईलाइट कर लेंगे, ये हमने हाईलाइट कर लिया। तो अब इसका L1 हमारा L1, इसका L2 हमारा L1, ये F हमारा F। तो हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू हमारे पास पता है, ये हमारा L1 यहाँ पर हो गया, ये हमने L2 हमारा यहाँ आ गया, ये फिर से L1 यहाँ पर आ गया, राइट। और ये हमारा F रहेगा, ये हमारा F हो गया, राइट। और याद रखें जिस फ्रिक्वेंसी हमारी फ्रिक्वेंसी आती है उससे छोटी वाली फ्रिक्वेंसी हमारी C कहलाती है। P90 हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हमारी 6 है, तो हमने 6 ले ली, ठीक है। तो P हमारी 6 आ गई, ओके। इस तरह हम लोग P10 कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे हमने वैल्यू पुट की तो 40 माइनस 20 दोनों का डिफरेंस लिया तो वो आ गया 2, तो हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया, डायरेक्ट हमने काटा तो ये हो गया 4 आ गया, और 4 को जैसे प्लस किया 20 में तो 24 ईयर हमारा आ गया पहला परसेंटाइल। इसी तरह हमारे पास 90 परसेंटाइल निकालेंगे, तो 90 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 100, क्योंकि ये हमें P90 चाहिए परसेंटाइल नंबर, और परसेंटाइल नंबर आता है 54 किसके अंदर आ रहा है, वो आता है 60 के अंदर। तो ये वाली पूरी वैल्यू हम लोग हाईलाइट कर लेंगे। इसी से L2 L1 फिर से L1, ये हमारी F, ये हमारा C, सॉरी। तो इस तरह हमने वैल्यू जैसे पुट करें तो हमारे पास आंसर निकल के आना चालू हो जाएगा, और इस तरह हमारे पास आंसर आता है 89.1। मैथमेटिक्स है, बहुत आसानी से कर सकते हो, माइनस करना है, पहले माइनस कर लेंगे, फिर ये कोष्टक है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से डिवाइड कर देंगे और आंसर आ गया आपका। अब हमारे पास P जो है वो 10 भी है, P
90 भी है, तो P90 को यहाँ पर पुट करेंगे, P10 को यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास परसेंटाइल रेंज कैलकुलेट हो जाएगा और वो आता है, इसका जो फैलाव है वो 65% 1 ईयर रहेगा। ठीक है, इसी तरह आप ऑप्शन निकालेंगे तो P90 माइनस P10, P90 प्लस P10 और दोनों को हम लोग करेंगे तो उनका माइनस और इनका एडिशन, तो माइनस कितना है 65.1 और जोड़ेंगे तो 130.1 और इनको जैसे हम डिवाइड करें तो हमारे पास परसेंटाइल आ जाता है 0.575 यानी कि 57.5%, राइट। तो इस तरह से हम लोग परसेंटाइल रेंज भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हमारे पास थर्ड जो रहेगा वो है क्वार्टाइल डेविएशन, जिसका मैंने जिक्र पहले कर दिया था, क्वार्टाइल डेविएशन। तो इसमें हम लोगों के पास जैसे हमने परसेंटाइल निकाला उसी तरह क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला देखें तो ये रहा क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला, यानी कि Q3 माइनस Q1, ठीक है, लेकिन उसका दोनों का डिफरेंस है तो Q1 कैलकुलेट कर, Q1 कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, तो ये रहा आपका Q1 का फॉर्मूला, राइट। और सॉरी, ये Q3 का नहीं था, ये Q1 का ये रहा फॉर्मूला और Q3 का ये रहा फॉर्मूला, राइट। अब हमको Q1 और Q3 कैलकुलेट करना है। यहाँ हमारे पास Q1 दिया हुआ है क्योंकि L1 L2 हमारे पास सारे दिए हैं, लेकिन हमें क्वार्टाइल नंबर निकालने, तो क्वार्टाइल नंबर निकालने के लिए हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 4, क्योंकि हमें पता है क्वार्टाइल क्या होता है, पूरे डेटा को 4 इक्वल क्वार्टर में डिवाइड करना होता है और उस 4 क्वार्टर में से एक क्वार्टर अपना फर्स्ट क्वार्टर कहलाता है और थर्ड क्वार्टर, तो हमें फर्स्ट और थर्ड का डिफरेंस देखना है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है, हमने Q1 निकाल लिया, क्वार्टाइल नंबर हमारा निकाला 12.1। अब देखिए 12.1 किसके अंदर आता है, 11 से बड़ा है, 12 इसके अंदर आता है, तो हम ये सारी वैल्यू को हाईलाइट कर लेंगे, राइट। इसी तरह जैसे हम परसेंटाइल में कैलकुलेट किया, अब ये L1 हमारा L1, ये L2 हमारा L2, ये वाला और ये L2 ये हमारी फ्रिक्वेंसी और ये हमारा C जैसे हम पहले लिया था, तो सारी वैल्यू पुट की हमने, यानी कि हमने L2 ये रहा L2, ये रहा L1, ये रहा फिर से L1, ये रहा आपका ये F है, इसको N कर दिया, टोटल वो F है ये, ठीक है। और ये हमारा सॉरी ये वाला हमारा रहेगा C, ठीक है, और यही हमने वैल्यू पुट की। यहाँ ये N थोड़ा रॉन्ग है, इसको आप गलत सम, ये टोटल फ्रिक्वेंसी यानी कि ये आपका सिग्मा F रहेगा, ठीक है। तो अब आपको सॉरी सिग्मा नहीं F ही रहेगा जी, टोटल वो फ्रिक्वेंसी रहेगी आपकी ये फॉर्मूले में, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो हम जैसे निकालें तो हमारे पास Q1 निकल के आ गया, हमारे पास Q3 निकल के इसी तरह आ जाएगा, ज़्यादातर वैल्यू निकाल के, क्योंकि हमारे पास 3n से जैसे डिवाइड करा 37.5 निकल के आता है और 37.5 किसके अंदर आता है, वो इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो हम लोगों का जो परसेंटाइल रहेगा वो इस वाली वैल्यू को रीड करेंगे और इस तरह से हम लोग Q3 Q1 निकालें, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास ये आ गई क्वार्टाइल डिवीजन, ठीक है। और जब इनको कोएफिशिएंट निकालेंगे तो Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1 दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे तो आप देखेंगे 14.67 जैसे ये रहा आपका डिफरेंस और इनका ऐड करेंगे तो 56.17 और दोनों को डिवाइड करते हैं तो 0.261 आता है, यानी कि 26.1% इनके अंदर जो है वो डिवीजन है, क्वार्टाइल डिवीजन निकल के 26.1 निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर और करेंगे जिसमें हम लोग मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन पर बात करेंगे, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा, तभी आपका डिस्पर्जन पूरा हो पाएगा। और यदि आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ दी हुई है, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं बॉक्स कमेंट बॉक्स में, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।